नमस्कार। भारत की संसद में लोकसभा का स्पीकर कौन? इसके लिए अब चुनाव हो रहा है। एनडीए सरकार ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया तो विपक्ष ने के सुरेश को। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष शर्तों के साथ लोकतंत्र चलाना चाहता है, जबकि विपक्ष का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा के अनुरूप विपक्ष को मिलता आ रहा है। इस पर केंद्र को मान जाना चाहिए, जो उसने नहीं किया है, और ये संसदीय परंपराओं का अपमान है। विपक्ष का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ओम बिरला की जगह किसी दूसरे उदार सर्वमान्य चेहरे को भी ले आता तो भी समर्थन पर विपक्ष विचार कर सकता था। अब लोकसभा में इस बार के जनादेश का अपमान कौन कर रहा है, किसकी तरफ से ये हो रहा है, संसदीय परंपराओं को कौन अनदेखा कर रहा है? आज की स्ट्रेट टॉक इन्हीं सवालों के साथ जस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। कुछ सवाल हैं लोकसभा की इस स्थिति से जुड़े हुए। वो सवाल पहले दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे टीवी स्क्रीन पर। ओम बिरला या के सुरेश, कौन बनने जा रहा है लोकसभा का स्पीकर? आज के समय में संसदीय परंपराओं का कौन अपमान कर रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? संख्या बल में सत्ता और विपक्ष में से कौन बलवान? डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं देना चाह रही है केंद्र की सरकार? और क्या स्पीकर पद के लिए विपक्ष का सशर्त समर्थन उचित ठहराया जा सकता है? इन्हीं सवालों के साथ आइए आज के पैनलिस्ट का कर लेते हैं स्वागत। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुलदीप सिंह धालीवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। और वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत कुलदीप जी आपसे ही करना चाहती हूँ। अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसके उम्मीदवार को दे दिया जाए, तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये तो लोकसभा की जो परंपरा है उसके अनुरूप ही की गई मांग है। कुलदीप जी। देखिए जी, जो अभी जिस बात पे आपने प्रश्न रखे हैं और अभी हम विचार चर्चा शुरू कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक मान्यताओं की बात आज सबसे अहम रहने वाली है आज के विषय में। लोकतांत्रिक मान्यताओं में सबसे बड़ी वो भी पार्टी सत्ता में आती है, जो ये उसका हक है कि वो किनके नाम सबसे पहले प्रस्तावित करती है। तो विपक्ष को ठीक है, बड़ी देर से 10 सालों बाद विपक्ष जो है वो थोड़ा मजबूत होकर के उठा है, और मजबूत विपक्ष जो है लोकतंत्र की नींव भी होती है, और उनका अपना भी एक पक्ष है जी। लेकिन पहले इन पदों के लिए सत्ता पक्ष के क्या नाम है, उसकी पूरी प्रॉपर जो है प्रक्रिया उसको हो जाना चाहिए। और अगर सत्ता पक्ष कुछ अच्छे सुझाव ना दे पाए तो विपक्ष की बारी आती है। विपक्ष पहले ही दबाया है, तो ये तो दिखाता है, लोगों को पता चलता है देश के लोगों को कितना जो ग्रीड ऑफ पावर है और कैचिंग जो है और उसके काम करते हैं। क्योंकि कल जब वो आए थे तो आपातकालीन वो शब्द जो सभी ने यूज किए हैं, जो हमने देखा होगा, सभी पार्टियां जिनको हिंदी गठजोड़ की है, सभी के सोशल मीडिया चैनल्स पे और सभी के जो लोग हैं, मैंने कल अपने पंजाब के एमपी भी थे को ये कहते भी सुना कि आप 10 साल से आपातकालीन में। ऐसे लोग जो खुद चुन करके आते हैं, जिनको लोगों ने चुना है, जमहूरी अधिकार से चुना है, और वो आके कहते हैं आपातकालीन में, इमरजेंसी में, तो देश को इमरजेंसी जिन लोगों ने दी वो तो आप तो उनके साथ हो। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानते हैं तो पहले सत्ता पक्ष का उनका क्या। लेकिन एक सवाल विपक्ष की तरफ से कुलदीप जी ये भी है कि ओम बिरला की जगह अगर आप किसी अन्य उदारवादी या फिर जो है सौम्य नेता का चयन करते, ओम बिरला की जिस तरीके से उनका पिछला कार्यकाल रहा है लोकसभा स्पीकर के रूप में, उससे असंतोष जो है काफी ज्यादा गहरा है विपक्ष के बीच में। ये बात जो है विपक्ष रख रहा है सामने कि ओम बिरला ही क्यों। वेद प्रकाश विद्रोही जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, प्रोफेसर गुरमीत से समझ लेना चाहती हूँ। सर, ये जो संसद में होने जा रहा है और जो सवाल मैंने बीजेपी की प्रवक्ता के सामने रखा है, क्या ये नहीं दिख रहा है कि जो जनादेश मिला है इस बार 18वीं लोकसभा के लिए, उस जनादेश का पालन करता हुआ कौन दिख रहा है और कौन अपमान करता हुआ दिख रहा है? गुरमीत जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो माहौल पीछे रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, और तब विपक्ष काफी कमजोर भी था, तो कहीं ना कहीं वो परस्पर एक दूसरे के प्रति सौहार्द या सम्मान
या सद्भाव की भी कमी है जिसके कारण ये स्थिति आई है। अब मैं आपकी एक बात देखता हूँ, देखिए आपने अभी खुद कहा, जो विपक्ष में भी कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ा। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें सभापति का मतलब उपाध्यक्ष का पद दे दें, डिप्टी स्पीकर का पद दे दें तो हम सपोर्ट कर देंगे ओम बिरला जी, है ना? ठीक है, वो बात ठीक है कि उदाहरण है उसका। पर जब दूसरी सांस में अगर वो ये कहते हैं कि जी हम अगर कोई और उम्मीदवार ले आते तो हम सपोर्ट कर देते, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर ओम बिरला एक अच्छे उम्मीदवार नहीं है तो फिर तो डिप्टी स्पीकर का पद लेके भी उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए ओम बिरला का। आप समझ रहे हैं? जी। तो इसलिए ये बात मुझे गले नहीं उतरी। हाँ, ये है कि विपक्ष अपनी असर्ट करना चाहता है, अपनी संख्या को दिखाना चाहता है। हालांकि उसमें पहली चुनौती आज विपक्ष की ही हो गई थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि तृणमूल के जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं, जो खड़गे जी की यहाँ मीटिंग शाम को हुई। लेकिन बीच में तो उन्होंने, अभिषेक बनर्जी ने बयान ही दे दिया था कि भाई हमसे नहीं पूछा है। तो अब अगर कल, देखिए पहली बात तो ये कि अभी भी समय है, सत्ता पक्ष अगर, देखिए डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कोई साथ तो होना ही नहीं है, एक वादा ही करना है ना? तो अगर वो कल तक भी वादा हो जाए कि ठीक है जी हम आपको दे देंगे, कि अगर बड़ा दिल दिखाए सत्ता पक्ष, तो जो के सुरेश है वो नाम वापस भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फ्लोर पे भी वापस ले सकते हैं कि चुनाव होना ही होना है। लेकिन हाँ, जो आसार लग रहे हैं वो चुनाव के हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार चुनाव हुआ है, आपने देखा है शुरू में लोगों ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार हो रहा है, लेकिन फिर लोगों ने करेक्शन शुरू किया कि नहीं 2 बार हो चुका, फिर हुआ कि नहीं 4 बार हो चुका। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव हो रहा है तो चुनाव भी लोकतंत्र की प्रक्रिया, उसमें मैं नहीं समझता कोई घबराने वाली बात है। अगर चुनाव होगा तो अच्छा है, अगर कुछ थोड़ी रोचकता रहेगी, अगर 2-4 इधर नंबर अधिक हो गया या उधर नंबर अधिक हो गया और कई निर्दलीय आए, वो किस तरफ वोट डालते हैं वो बात है। जहां तक बीजेपी का है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी शुरू से, देखिए 2 बातें हैं। मैं जब शुरू से ये मंत्रालय की बात चल रही थी, स्पीकर की बात चल रही थी, 2 जो मुख्य घटक है ना, टीडीपी और नीतीश जी, ये दोनों के जो सर्वे सर्वा लोग हैं वो आज केंद्र में नहीं है। आप इस बात को समझिए, अगर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना होते, जैसे कि वो एक जमाने में एनडीए में थे, तब वो रेलवे मिनिस्ट्री से या और किसी पोस्ट से कम ना लेते, तब वो पंचायती राज नहीं लेते किसी भी हालत में, या वो सिविल एविएशन नहीं मिलते। फिर तो वो कहते हमें होम दो और हमें ये दो। इसलिए वो, आप इस बात को समझे कि वो दोनों अपने प्रदेशों में व्यस्त हैं। वो कोई ये भी नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़ा उनके पार्टी में और नेता खड़ा हो, तो इसलिए बीजेपी को कोई चैलेंज है नहीं। नहीं तो ये जो स्पीकर वाली बात तो आपको मालूम है, पहले टीडीपी भी मांग रही थी। अगर हम वैसे देखें तो ये तो बहुत आइडियल समय था उनके लिए, क्योंकि वो बार्गेन कर सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है मोदी जी काफी इस मामले में चतुर हैं। उन्होंने उनको राज्य में उन्होंने कहा है कि भाई आप अपना राज्य देखो और आपकी जो मदद है वो करी जाएगी। यहाँ उन्होंने पहले दिन से यही मैसेज दिया हुआ है कि हम अपने तरीके से ही उसको चलाएंगे। और इस बार आप देखिए मोदी जी ने कॉन्टिन्यूटी ही रखी है हर जगह, चाहे मंत्रियों की बात हो। मतलब इस बार तो वो प्रूव करने पे लगे हुए हैं जैसे कि मैं कुछ नहीं बदलूंगा। लोग अटकलें लगा रहे थे स्पीकर, लोग अटकलें लगा रहे थे होम मिनिस्टर, लोग अटकलें लगा रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर। अब स्पीकर में भी आज ही नाम सामने आया है ओम बिरला का, नहीं तो कई लोग। और जहां तक अच्छे बुरे स्पीकर की बात है, देखिए हरियाणा में जब मैं विधानसभा हम कवर करी हमने 10 साल, अक्सर ऐसा सुना लोगों से कि जी हर स्पीकर पिछले स्पीकर को अच्छा कहलवा देता है। तो वो तो जो एक परिपाटी चल रही है लगातार कि जो एक खुले तौर पे, देखिए एक मैं लास्ट बात आपको बता दूं, शायद विद्रोही जी ने तो कहानी पढ़ी हो, कुलदीप जी को भी बता दूं, प्रेमचंद की पहली कहानी थी पंच परमेश्वर। उसमें 2 दोस्त थे, वो जब पंच बन जाता है तो वो फैसला अपने दोस्त के खिलाफ दे देता है, तो दूसरा दोस्त उससे नाराज होता है। और जो दूसरा दोस्त को बाद में एक मामले में पंच बनने का मौका मिलता है, तो जो वो उससे नाराज था वो भी उस जायज फैसला ही देता है। तो उसमें बड़ा अच्छा एक डायलॉग है कि भाई अगर बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करोगे कि भाई तुम्हारी बिगड़ जाएगी तो तुम क्या ईमान। कायदे में तो, आदर्श रूप में तो स्पीकर वैसा होना चाहिए कि जब वो स्पीकर की कुर्सी में बैठे तो उसके लिए एक्चुअल में सब बराबर हो। आपको याद होगा, और ये होता भी है, अभी भी होता है, कहने के लिए होता है, लेकिन कि पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं स्पीकर बनने के बाद। बिल्कुल जी। लेकिन आज की तारीख में आप देखोगे तो पॉलिटिकल रैलीज में भी स्पीकर जाते हैं धड़ल्ले से। तो असली बात वो है, इसलिए ये चीज प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर वो वाली भावना हो कि भाई सबके बराबर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और विपक्ष भी जो डिप्टी स्पीकर का चाह रहा है, क्या है, डिप्टी स्पीकर का उतना रोल है नहीं वैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे पैनलिस्ट बैठते हैं जो एक पीठासीन अधिकारियों का वो बनता है बेसिकली, जब स्पीकर नहीं होते है ना, तो डिप्टी स्पीकर बैठते हैं। डिप्टी स्पीकर भी कई बार नहीं होते तो जो पीठासीन वो बैठते हैं। बल्कि राज्यसभा में जो है
डिप्टी स्पीकर ज्यादा समय तक प्रिजाइड करते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट कम आते हैं। अब तो वहां पे भी धनखड़ साहब तो बहुत ज्यादा जाने लगे, नहीं तो पहले मुझे याद है उतना नहीं जाते थे। तो उतना नहीं है, वो एक सेरेमोनियल पोस्ट ही है, ठीक है, उसको मंत्री की सुविधा मिल जाती है, कोठी स्टाफ मिल जाता है, वो वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि अब क्योंकि परस्पर विश्वास, आज जिस तरह के नारे भी लगे, पहले भी लगते थे, फ्रेंकली मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं किसी भी पार्टी के लोग नारे लगा रहे हैं, मैं उसकी गरिमा को वो सही नहीं मानता। ये अब आज अखिलेश यादव के भी नारे लग रहे थे, ठीक है, आप जीत के आए हो, अच्छी बात है। आप अखिलेश यादव के नारे लग रहे हैं, ममता बनर्जी के भी नारे लग रहे थे, लोहिया जी के नारे लग रहे थे, और आपको पता है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगे, हिंदू राष्ट्र के भी नारे लगे, फिलिस्तीन के भी नारे लगे। ये जो नारे हैं कहीं ना कहीं जो संसद देखिए, आप शपथ ले रहे हैं, शपथ की एक गरिमा होती है, वो रखिए, मेरे हिसाब से रखनी चाहिए। बिल्कुल। और विपक्ष को लेकर जो प्रोफेसर गुरमीत ने बात रखी है, उस पर वेद प्रकाश विद्रोही का क्या कहना है, और बीजेपी की प्रवक्ता ने जो टिप्पणी की है विपक्ष की भूमिका को लेकर, उस पर उनका रुख समझने की कोशिश करेंगे। विद्रोही सर, अनावश्यक शर्तें लगा रहा है विपक्ष, खास करके कांग्रेस, कैसे जवाब देंगे इस आरोप का? नेहा जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गुरमीत जी को, भाई कुलदीप धालीवाल जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ना तो विपक्ष कोई शर्त लगा रहा है और ना कोई विपक्ष अनावश्यक बात कर रहा है। विपक्ष केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकतांत्रिक परंपराओं व मर्यादाओं का ध्यान दिलवा रहा है, और साथ में उनको ये बता रहा है कि जो तानाशाही पूर्ण ढंग से आपने 10 वर्ष सरकार चलाई, उसको बदलिए। जनता का जनादेश भी आपको यही है, इसीलिए आपको, पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया। जनता का जनादेश यही है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों समन्वय करके सरकार चलाए, पर ये सरकार समन्वय नहीं चाहती, ये सरकार सत्ता अहंकार को छोड़ना नहीं चाहती। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर का कोई काम नहीं है। अब तक जितने भी प्रोटेम स्पीकर बनते आए हैं, वरिष्ठ नेता को बनाया है। हाँ, कभी वरिष्ठ नेता ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा, तो दूसरे को बनाया है। अब सबसे वरिष्ठ के सुरेश थे, और 7 बार के तो 5 सांसद और हैं। के सुरेश को न बनाकर भर्तृहरि मेहताब को बनाकर मोदी जी ने यही संदेश दिया जो गुरमीत जी कह रहे थे, मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं अपनी मनमानी करूंगा, विभाग भी कंटिन्यू रखूंगा, स्पीकर भी ऐसा बनाऊंगा जो रीड विन हो। अब कम से कम इंडिया अलायंस की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि आप ओम बिरला जी की जगह किसी और को बना देते, डिप्टी स्पीकर ना देते तो हम मान जाते। किसी घटक दल ने, इंडिविजुअल नेता ने कहा होगा, इंडिया अलायंस की ध्यान नहीं आया स्टेटमेंट। इंडिविजुअल ने कहा होगा, मैं तो कह ही रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल ने कहा होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल ने कहा होगा, परंतु इंडिया अलायंस का स्टैंड नहीं था। इंडिया अलायंस का शुरू से स्टैंड रहा है कि 1991 से, आप छोड़िए पुरानी बातें, 1991 से लेकर 2009 तक 6 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 6 के 6 लोकसभा चुनावों के अंदर परंपरा निभाई गई कि भाई अगर सत्ता पक्ष का स्पीकर बनता है तो विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनेगा। ये परंपरा लगातार निभाई। ये परंपरा किसने तोड़ी? मोदी जी ने तोड़ी। और वो अहंकार भाई कुलदीप ने भी दिखा दिया कि भाई विपक्ष कमजोर है। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर है तो उसकी बात ना सुनो, जबकि लोकतंत्र ये कहता है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति भी है, एक भी आवाज है, उसकी भी आवाज को सुना जाए। तो यही विपक्ष अपनी आवाज सुनाना चाहता है कि सुनी जाए ना, इसलिए ना पूरी बात। मैडम, शर्त नहीं है, ये शर्त नहीं है, परंपरा है। शर्त और परंपरा में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप इसको शर्त मत कहिए। लोकतंत्र केवल नियमों से नहीं चलता, लोकतंत्र कन्वेंशन से चलता है, संसद कन्वेंशन से चलती है, परंपरा चलता है। क्योंकि ये सरकार संविधान को नहीं मानती। मैं आपके सामने ही साबित कर रहा हूं। क्या लिखा है संविधान के 93 में? पढ़ के सुनाता हूं आपका। 93 संविधान की धारा क्या कहती है? द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द हाउस ऑफ द पीपल shall as soon as may be choose 2 members of the
हाउस irrespectively speaker and deputy speaker thereof and so often as speaker और डिप्टी स्पीकर, मतलब सेल भी, मैं जो शब्द प्रयोग आपको सुनाना चाहता था वो सेल है। सेल, सेल का मतलब क्या है? संविधान कहता है अनिवार्य रूप से डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो संवैधानिक पोस्ट है यह हाउस को चुननी है। क्या 17वीं सभा के अंदर, लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर चुना गया? नहीं चुना गया। ये संविधान की अवहेलना थी, खुली अवहेलना थी। पर दुर्भाग्य है, ना तो ये सवाल विपक्ष के अलावा किसी ने उठाया, ना मीडिया ने उठाया, ना सरकार ने जवाब दिया कि डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं चुना गया। क्योंकि इस सरकार की नीयत संविधान में आस्था नहीं है। इसलिए मजबूर होकर कहना पड़ा कि हम आपके स्पीकर को तभी समर्थन देंगे जब आप हमारी बात मानोगे, लोकतांत्रिक परंपराओं को मानोगे। अगर ये लोकतांत्रिक परंपराओं को मानते, एक सवाल की जरूरत नहीं पड़ती। विद्रोही जी, एक सवाल, आपको पता है कि संख्या बल में जो एनडीए सरकार है वो कमजोर नहीं है, वो स्पीकर का चुना जाना। संख्या बल की बात कहाँ है? लोकतांत्रिक परंपरा और संख्या बल का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मैं चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, चुनाव के संदर्भ में बात कर रही हूँ। ओम बिरला का चुना जाना लगभग तय है। संख्या बल का बंधवा मजदूर बनाना चाहती है ना, फिर बना, यही हम कह रहे हैं। इसीलिए तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इसी मुद्दे को लेकर तो हमने चुनाव लड़ा था कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। और जनादेश के बाद भी मोदी जी वही व्यवहार कर रहे हैं। अगर संख्या बल पर ही लोकतंत्र को बंधक बनाना है, फिर लोकतांत्रिक परंपराओं का कोई मतलब नहीं है, नियमों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप मनचाहे नियम बना लो, वो अधिकार है संसद को कि संसद पुराने नियमों को सबको ताक पर रखकर मनचाहे नियम बना कुलदीप जी, सवाल विपक्ष के नेता आपसे कर रहे हैं, क्यों आप संसद को बंधक बना रहे हैं? बीजेपी पर सीधा सीधा सबसे बड़े लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे बड़े पुराने लोकतंत्र है, आपको हक ही नहीं है? जब आप लोकतांत्रिक परंपराओं को नहीं मानोगे। ये आवाज उठा रहा है कि संसद की परंपराओं की, संसद के आदर्शों का जो है कहीं ना कहीं संसद को बंधक बनाने की जो कार्यशैली एनडीए सरकार दिखाती आई है, यही मुद्दा उठाना चाहती है, यही मूल मकसद जो है। एक बात और कहना चाहूंगा, आदरणीय गुरमीत जी ने सही कहा कि नारे नहीं लगने चाहिए, पर मैं उनको बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने नारे नहीं लगाए। कांग्रेस के सदस्यों ने केवल जय हिंद, जय संविधान या अपना राज्य, जय महाराष्ट्र, जय बिहार, ये तो लगाया, पर इसके अलावा किसी नेता के और दूसरे नारे कम से कम कांग्रेस के सदस्यों ने तो नहीं लगाए। हमने तो लोकतंत्र की परंपराओं को कायम रखा है और आगे भी कायम रखेंगे। और लोकतंत्र की परंपराओं को कायम रखने के लिए और इस सरकार को जितनी हमारे अंदर ताकत है, जितनी हमें जनता ने हैसियत दी है, लोकतांत्रिक परंपराएं लागू हो, उसके लिए बाध्य भी करेंगे। जी, ओम बिरला या के सुरेश चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के स्पीकर पद पर, और इसी से स्पष्ट हो चला है कि संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो खींचतान है वो आखिर क्या दर्शाती है, संसदीय परंपराओं की, संविधान की अवहेलना या अपमान किस पक्ष की तरफ से हो रहा है। कुलदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए बीजेपी के प्रवक्ता। कुलदीप जी, एक आरोप तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये लगा दिया कि प्रोटेम स्पीकर के ही चयन से आपने ये साबित कर दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ बहुमत का दुरुपयोग करते हैं, संसद को बंधक बनाकर यहाँ पर कार्यवाही जो है चलाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए जो मूल मकसद है डिप्टी स्पीकर पद की मांग को लेकर, या फिर के सुरेश को जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, इसका मूल मकसद यही है कि विपक्ष की आवाज सुनी जाए और कहीं ना कहीं सहमति की जो बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि बहुमत से नहीं सहमति से चलता है सदन। कुलदीप जी अनम्यूट कर ले। कुलदीप जी अनम्यूट कर लिए आप अपने आप को। जी, कुलदीप जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कुलदीप जी, अगर
मैं गुरमीत जी के पास जाना चाहूंगी। अगर कुलदीप जी की आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही, हम उन्हें सुन पाने में असमर्थ हो रहे, गुरमीत सर कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी जो स्थिति है? यहाँ पर विपक्ष का तो कहना है कि हमारा जो मूल उद्देश्य है, जिस मुद्दे के साथ हमें जनता ने समर्थन दिया है या फिर जो है हमारी भूमिका को मजबूत बनाया है, हमारा मूल उद्देश्य संविधान की सुरक्षा और संसदीय परंपराओं का जो है कहीं ना कहीं उस पर आगे टिके रहना, डटे रहना है, मजबूती बनाए रखना है। गुरमीत सर देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने कही वो तो रिकॉर्ड की बात है कि जो पीछे 2 लोकसभा गई उसमें उपाध्यक्ष चुना ही नहीं गया, और उपाध्यक्ष के तौर पे जैसे मैंने कहा कि सुविधाएं भी मिलती हैं और बाकी चीजें भी होती हैं, जबकि राज्यसभा में उपाध्यक्ष रेगुलर रहे रघुवंश जी, आप जानते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड से ही थे पहले वो। और जहां तक विपक्ष की भूमिका है या प्रतिपक्ष का सम्मान करना है, वो तो अब मोहन भागवत जी ने ही कह दिया, जो नसीहत दी कि भाई प्रतिपक्ष, उन्होंने बहुत क्लियर इस बात को बोला कि प्रतिपक्ष का अपना वो होता है और दोनों लोग जब होंगे तभी एक सही निर्णय होता है। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि होता क्या है कि इस बार जो जनादेश आया उसके बाद ये मैसेज, क्योंकि लगातार चर्चा शुरू हो गई, ये है जी, वो है जी, अब कैसे होगा, सरकार चलेगी नहीं चलेगी, है ना, ये सारी चीजें जो चर्चा बहुत चली, ये हो जाएगा, नीतीश कुमार का तो पता नहीं वो कब पलटी मार जाएं, चंद्रबाबू नायडू तो बड़े हार्ड बार्गेनर हैं, उन्होंने जी स्पीकर की पोस्ट मांग दी है, इन्होंने जो ये फलाना मंत्रालय मांग लिया है। तो वो मोदी जी भी मुझे लगता है एक कदम फालतू जाके ये सिद्ध करने में लगे, इसकी जरूरत नहीं है कि नहीं भाई मैं तो किसी दबाव में नहीं हूँ और मैं तो सरकार उसी तरह से चला रहा हूँ, उतनी मजबूती से चला रहा हूँ, और उसी का ये परिणाम है कि वो कहीं पर भी झुकना नहीं चाहते। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना जी किसी को कि जी आप उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ेंगे, तो उनको ये लग रहा है कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा ही होगा, है ना, तो वो कहीं ना कहीं लगातार ये मैसेज देना चाहते हैं। और उसकी वजह से, वैसे तो मैंने आपको कहा कि कल सुबह तक भी कोई चीज हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि उपाध्यक्ष का पोस्ट कोई उस तरह, जहां तक कोई विप है, कोई बड़ा मामला है, तो सरकार ये इंश्योर कर ही सकती है कि स्पीकर मौजूद रहे, है ना, तो वो तो बात ही। और जैसे मैंने कहा, मैंने जब वेणुगोपाल का जो स्टेटमेंट है वो शर्त वाला ही था, किस लीडर ने कहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपने जिक्र किया, इसलिए मैंने कहा कि वो तो बहुत ही अजीब बात है। अगर पार्टी स्टैंड ले लेगी कि जी हम पोस्ट दे दो तो बिरला को सपोर्ट कर देंगे या बिरला की जगह किसी और को ले आओ, वो तो अगर बिरला जी, अगर वो सरकार सही नहीं मानते, विपक्ष सही नहीं मानती है, तो फिर तो उन्हें विरोध ही करना चाहिए हर हालत में, चाहे वो डिप्टी स्पीकर का लिंक नहीं करना चाहिए जो मैसेज गया आज। लेकिन जो मैं कहने की बात कर रहा था वो ये थी कि विपक्ष की अपनी इस बार जो राजनीति है, आज आपने जैसे देखा कि संविधान की प्रतियां, है ना, मोदी जी ने भी संविधान के, जब पिछली बार भी मुझे याद है ओथ ली थी, इस बार भी जाके वो जो संविधान को एक अलग सा रख के करा, तो ये सब ना आजकल, जैसे मैंने कहा, राजनीति में कई बार विपक्ष भी शायद उसमें जाता है ट्रैप में, कि ये जो एक केवल एक जो शो की पॉलिटिक्स है, जो एक इवेंट बनाने की पॉलिटिक्स है। अब कोई आज वहां पर हिंदी का संविधान ले गया, एक कोई लाल वाला छोटी प्रति ले गए, अखिलेश जी जो है वो थोड़ी बड़ी प्रति ले गए। असल बात देखिए, आपको अपने आचरण में, अपने विश्वासों में उसको उतारने वाली बात है, ये तो सिंबॉलिक बातें हैं। पर ये सिंबॉलिक बात कहीं ना कहीं जनता के बीच संविधान के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ है, कहेंगे कि ये जो विपक्ष की रणनीति रही, सियासी रणनीति ही या फिर जो चुनावी रणनीति है, ये एक सकारात्मक, कम से कम एक अवेयरनेस लोगों के बीच में। नहीं, उसमें भी मैं आपको बता दूं, उसमें भी शुरू में, अब वो अलग बात है, कुलदीप जी कहेंगे जी कुछ नेताओं ने कहा, आफ्टर ऑल कुछ नेता भी जो हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो थे, उन्होंने जब कहा तो वहां से वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात वहां से शुरू हुई, जब 400 पार की बात हुई। देखिए 400 पार किस लिए 400 पार चाहिए था, सबने उसको लिंक करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष ने एक नैरेटिव गढ़ा और संविधान वाली बात हुई, और उसको नो डाउट खासतौर पे दलित वर्ग में या उन वर्गों में उनको उस चीज का नुकसान बहुत जबरदस्त हुआ, क्योंकि दलितों के लिए खासतौर पर, सभी के लिए, वैसे तो हर नागरिक के लिए होना चाहिए, तो वो जो भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान है उसकी बहुत अहमियत है उनके लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बहुत सारे अधिकार अंबेडकर जी ने उस संविधान के माध्यम से दिलवाए। और इसीलिए फिर बाद में बीजेपी ने सफाई भी दी जगह जगह, और मोदी जी भी अपना संविधान की बात करते नजर आए। आज भी जो इमरजेंसी को लेकर इस बात पे कल भी उन्होंने कटाक्ष किया, बाहर खड़े होकर जब पार्लियामेंट में बात की,
और आज भी फिर दोबारा अब नड्डा जी का मैं कहीं सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात की कि संविधान की धज्जियां तो उन्होंने उड़ाई। मेरा कहना सिर्फ ये है कि विपक्ष भी कई बार, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रतिस्पर्धा है उसमें आ जाता है, ये कहने का मैं केवल कोशिश कर रहा था। इस बीच कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ। कुलदीप जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे इन आरोपों पर जवाब लेना चाहती हूँ कि जब सहमति की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो बहुमत का की फिर ये धौंस क्यों दिखाई जाती है? देखिए, जो अभी बात की है विद्रोही ने, मेरी आवाज आ रही है जी? ठीक, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल जी। हाँ, धन्यवाद। तो क्योंकि बहुत सीनियर प्रवक्ता है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, और उन्होंने बड़ी धैर्य से अपनी सारी बात रखी है। लेकिन 2-3 चीजें मैं जो सुन रहा था, उन्होंने शायद मेरी बात गलत से ले ली। मैंने कमजोर विपक्ष नहीं कहा जी, मैंने कहा हमारे पास मजबूत विपक्ष है, लेकिन उन्होंने सरकार को कमजोर बता दिया। भाई साहब, कमजोर सरकार नहीं है, सरकार पूर्ण बहुमत से आई है, और सरकार पूर्ण बहुमत से है, मजबूत विपक्ष भी मजबूत है, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन पहले सरकार को चुनाव कर लेने दीजिए, उसके बाद आपकी जो भी आपत्तियां होंगी वो ले ली जाएंगी। आप पहले भी डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हो, आप डिप्टी ऑफ पावर दिखा रहे लोगों के सामने। तो अभी तो वो कहते हैं शुरू हुआ काम, आपने पहले तो बता दिया कि इमरजेंसी लगी हुई है, 10 सालों से इमरजेंसी है। तो वो सारी चीजें जो डेमोक्रेटिक जो हमारी वैल्यूज है उनको हर्ट करती है, क्योंकि सब जानते हैं कि देश को इमरजेंसी में कौन लेकर के गया, किसने इमरजेंसी लगाई, किसने सारे पत्रकारों को बंद किया, किसने सारे विपक्षी लीडरों को बंद किया, वो तो सभी जानते हैं। और कैसे 10 सालों में क्या इमरजेंसी हो गई जी, क्या तानाशाही होगी, बार बार हम तानाशाही की बात करते हैं, तानाशाही होगी, तानाशाही, कौन सी तानाशाही होगी? तो वो चीजें जो आप लेकर के जा रहे हो, तो लोगों में आपका भी मजाक उड़ता है, देश का भी मजाक। तो आपके पास जो भी फैक्चुअल बात है आप उसको रखिए, और आप एक मजबूत ऑपोजिशन है। वैसे मजबूती की बात भी मैं कर दूं, क्योंकि अभी आपने पहले ही बात की थी कि हमारे पास तो जो भी बहुमत आया है वो हमको लोगों ने चुना है सरकार बनाने के लिए। एक प्लेटफॉर्म पे इनको विपक्षी रहने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे चुना नहीं है। ये बात आपके दर्शक ध्यान में रखें। ये बात इकट्ठी हो गई, पहले से लड़ते थे, जहां पे कांग्रेस लग रही है पार्टी के साथ, वहां पे तृणमूल कांग्रेस लग रही। तो आप जो अपने विपक्षी इकट्ठे हो गए, आप डिप्टी सीएम का पद दे दो। ठीक है, बार बार यही दावा कि हमें जनता ने जीत दिलाई है, इस पर सवाल विपक्ष ना करे, और विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर राजनीति कर रहा है। और लोकतंत्र में जो है सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों की भूमिका की स्वीकारता दोनों ही तरफ से है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक टस्सल लोकसभा के भीतर देखने को मिल रही है, ये सवाल जरूर खड़े कर रही है कि स्पीकर के पद को लेकर जो गरिमा है इस पद की, इस पर कौन आंच चला रहा है या फिर इस कौन सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अवैध प्रकाश विद्रोही जी, एक बात मैं आपसे स्पष्ट समझना चाहती हूँ, दर्शकों के लिए भी ये सवाल बहुत जरूरी है, क्या विपक्ष को ओम बिरला के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, पहले तो जब सरकार जो होती है, अगर वो सर्वसम्मति नहीं चाहती जी, अपने बहुमत के बल पर किसी को स्पीकर बनाना चाहती तो किसी को बनाए, वो विपक्ष क्या आपत्ति हो सकती। और कई बार क्या होता है लोकतंत्र के अंदर, विपक्ष या सत्ता पक्ष भी बात नहीं कर सकता अगर सर्वसम्मति बनती है कि भाई हम अपना स्पीकर जिसे चाहे बनाएंगे, आप जिसे चाहे वो डिप्टी स्पीकर बना लो अपने। तो ये कोई बात नहीं करता, ना पहले कोई बात करता था ना अब कोई बात कर रहा है। ठीक है, टकराहट की राजनीति तो मोदी जी ने शुरू की है प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा पहले दिन जाकर जी, कि विपक्ष जो है वो जवाबदेह नहीं है, वो नखरे दिखाता है, वो ड्रामे करता है, वो नारेबाजी करता है। तो आप बताइए, क्या विपक्ष संसद के अंदर जनता की आवाज ना उठाए? क्या विपक्ष नारेबाजी ना करे सरकार के खिलाफ? ये शुरुआत किसने की? पहले दिन संसद शुरू, शपथ समारोह भी नहीं हुआ था, तो प्रधानमंत्री की प्रारंभ से ही नियत रही है टकराव की, और वो टकराव उन्होंने शपथ समारोह से शुरू कर दिया था।
अगर आपको याद होगा, भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी भारी परंपरा रही है, आज से नहीं है, स्टार्ट से रही है। जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो अपने शपथ समारोह के अंदर जो प्रमुख विपक्षी दल होता है उसको खुद फोन कर इनवाइट करता है और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजकर इनवाइट करता है। और ये परंपरा 2019 तक चली, मोदी जी ने भी निभाई 2019 में, पर 2024 में तो उन्होंने विपक्ष को इनवाइट भी नहीं किया, खड़गे जी को छोड़कर। तो क्या, जबकि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरमैन है, उस हिसाब से उन्होंने सोनिया गांधी को इनवाइट करना चाहिए था, खड़गे जी के साथ नहीं किया। परंपरा किसने तोड़ी? आपने तोड़ी। जब सरकार परंपराओं को तोड़ेगी, थोड़ा संक्षेप अहंकार दिखाएगी, तो विपक्ष क्या करेगा? अब मैं आपको दूसरी बात की तरफ ले जाता हूं। आपको याद होगा 1984 में कांग्रेस को 414 सीट मिली थी, 414। सारे नेता बेघर हो गए थे। मैं तो विपक्ष में हूं, सबको जानता था, किसी के पास घर नहीं था। अगर राजीव गांधी भी चाहते तो इनकी सबकी राजनीति खत्म हो जाती, दिल्ली में रहने के ठिकाने नहीं मिलते। पर राजीव गांधी ने कानूनों में परिवर्तन कर नियमों में परिवर्तन कर हर एक विपक्ष के नेता जो चुनाव हार चुके थे उनको दिल्ली में घर दिलवाया कि भाई लोकतंत्र में हमारे नेता हैं, बेघर नहीं होने चाहिए। और वाजपेयी जी का तो वीडियो आज भी मेरे पास मेरे मोबाइल में मौजूद है, जो उन्होंने खुद कहा कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी की वजह से जिंदा हूं। तो ये राजनीति से इत्र, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, सहमति आज ठीक है, सहमति पर खत्म हो रही है जी। अगर उस सम्मान की भावना को आप दोबारा बहाल नहीं करोगे तो भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? भारत की संसदीय परंपरा, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष का सम्मान बहुत अनिवार्य है। पर कुलदीप जी, बीजेपी ऐसा करती हुई दिख नहीं रही है। अगर बात सहमति की है, रिटर्न कॉल की राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट राजनाथ सिंह की आई, उस स्टेटमेंट में ये कहीं जिक्र नहीं है कि वो जो रिटर्न कॉल की बात कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। कुलदीप जी देखिए, मैं पहले तो विद्रोही जी ने जो बात की है ना कि हम विपक्ष का सम्मान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भी करती है। उन्होंने वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक सारी बात बता दी, खुद वार्ता बता दी। पर सोनिया गांधी को आमंत्रित ना करने का क्या उद्देश्य है, जो यहाँ पर विद्रोही जी बात कर रहे हैं? जी, विपक्ष के सम्मान का मतलब कांग्रेस गांधी परिवार का सम्मान समझती है। ये इनकी दिक्कत है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरमैन है, आप गलत कह रहे हैं। मैंने क्या समझती हूँ, क्या है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरमैन? ठीक है, धालीवाल जी को बात करने दीजिए जी। समय बहुत ही सीमित है। विद्रोही जी बहुत मैं निवेदन करूंगी, धालीवाल जी को बात रखने दीजिए, समय बहुत ही सीमित है। धालीवाल जी बात रखिए, फिर मैं गुरमीत जी के पास जाऊंगी जी। तो समस्या ये है इनकी, और कोई समस्या नहीं है इनकी। विपक्ष को पूरा सम्मान देना ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां आकर के गांधी परिवार की बात हो जाती है, हम किसी परिवार को सम्मान नहीं दे सकते जी। वो संसदीय दल की नेता है, वो गांधी परिवार की सदस्य के साथ साथ संसदीय दल की नेता भी है कांग्रेस की। देखिए, मैं अभी जो बात हमारे सामने मैंने रखी है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस की है, दूसरे दलों की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरे दल नहीं ऐसा बोलते। कांग्रेस में अगर आज खड़गे जी है तो खड़गे जी को बोला जाएगा, सोनिया गांधी जी को क्यों बोला जाएगा? खड़गे जी प्रधान है, खड़गे जी सुप्रीम है, तो खड़गे जी का सम्मान होता है, क्यों नहीं होगा? घर की बात उन्होंने बोली तो मैं जो जी आपको बोलूं कि जब हम ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कर रहे थे जी, तो उस वक्त मोदी जी का घर बोल रहे थे सारे, तो है सारा गांधी परिवार, ये तो मोदी जी का घर है, ये तो मोदी जी का घर है, मोदी जी ने अपना घर जी, ठीक है बना लिया। अरे भाई, सारे सांसदों के घर ही है। ठीक है गुरमीत सर, बहुत ही ठीक है। धालीवाल जी गुरमीत जी के पास जाना चाहिए। गुरमीत जी, लोकसभा में ये जो परिदृश्य दिख रहा है, ये जो तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है, उस जनता के पास, भारत के मतदाता के पास जिसने ये जनादेश दिया है, किस तरह का संदेश देखने को मिल रहा है? क्या जो मजबूत विपक्ष है या फिर वर्तमान की जो एनडीए सरकार है, संसदीय परंपराओं की बात दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों की फिक्र किसको दिख रही है? या फिर जो लोकसभा में जो एक आचरण होना चाहिए तमाम दलों का, तमाम सांसदों का, उस आचरण को कौन ज्यादा जो है आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है?
देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि कौन आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जो उसका निचोड़ निकल रहा है वो कोई जनता के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पीछे भी आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में आफ्टर ऑल पार्लियामेंट से लोगों का निष्कासन हुआ। अब आज आप कहते हैं विपक्ष मजबूत हो गया, अगर वो 50 को निकाल सकते हैं वो 100 को निकाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर विपक्ष जो है वो उनके बीच, मैंने जैसे बताया ना, जो पहली बात मैंने कही कि जो एक परस्पर सम्मान या सौहार्द या ये जो भावना है, उसमें विश्वास की बात जो है वो उसमें बहुत गिरावट आई है। अब नारे में तो आई है वो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और फिर सहमति, लेकिन वो जमीन पे या हाउस के अंदर नजर नहीं आता। इसी वजह से ये समस्या होती है और फिर टाइम वेस्ट होता है और सब कुछ होता है। अब हाँ, ये अलग बात है, वो उनको दोष देंगे, वो उनको दोष देंगे। और आप देखिए, एक आखिरी सवाल समझना चाहूँ, क्या विपक्ष ये भी उम्मीद कर रहा है एनडीए के जो सांसद है उसमें किसी किस्म की अगर कोई फूट होगी तो ये मतदान के जरिए जो है वो सामने आ जाएगी? इस तरह की भी अपेक्षा निश्चित ही होगी उसमें नेचुरली। देखिए, जैसे आज दोपहर को खबर आने लगी तृणमूल कांग्रेस की कि जी इन्होंने हमसे बिना पूछे वो किया है, फिर शाम को वो आई, तो उससे उन्हें लाभ तो होगा ही कि भाई वो ये तो इतने भी इकट्ठे नहीं है जो है। आपने देखा ही जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आ गया तो बीजेपी वालों ने कहना शुरू कर तो दिया कि एक ही दिन हुआ था और अगले दिन ही कह दिया जी यहाँ समझौता नहीं है, उन्होंने कह दिया वहां समझौता नहीं। तो कोई भी गठबंधन दूसरे को कमजोर दिखाना चाहता है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि उस चक्कर में, दूसरे को कमजोर दिखाने के चक्कर में, जो संसदीय कामकाज है, कार्य प्रणाली है, उसको ताक पे रखने या उसमें लोगों का विश्वास, उसकी गरिमा नहीं टूटनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अपने अपना कीमती वक्त दिया। स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि फीडबैक जरूर भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।